सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो जो भी ऑनलाइन में सब नाम डालेंगे, बेटी का भी और बेटा का भी, तो क्या वो अपने आप बेटी के नाम जमीन चढ़ जाएगी, क्या ऐसा होगा? और यदि आप बेटी का नाम छिपाते हैं तो उसको एक तरह से फर्जीवाड़ा माना जाएगा, भविष्य में आप धरा जाइएगा। ठीक है, तो ये वंशावली का नियम है। वंशावली देखिए कि जमीन का सर्वे हो रहा है, उसमें नाम बेटी का भी चढ़ेगा ही, चाहे वो शादीशुदा है या बिना शादीशुदा है, तो क्या वो एक तरह से सबूत के रूप में हो जाएगा, साक्ष्य के रूप में हो जाएगा, और फिर क्या उसी के आधार पर वो जमीन के लिए अपना दावा कर सकती है? बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा। हाँ। यदि प्रपत्र 3 में जो वंशावली है, यदि उसमें आपका किसी लड़की का नाम चढ़ गया, शादीशुदा या गैर शादीशुदा, तो बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा। जब हो जाएगा सर्वेक्षण, तो उसके बाद एक और समय आएगा जिसमें आपको आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार। मान लीजिए वो जमीन में तो कैसे कंसीडर होगा? अपार्टमेंट का नंबर भरना होगा, क्या भरना होगा? मुझे लगता है यदि बिल्डिंग अपार्टमेंट बना हुआ है तो वो जब जब रजिस्ट्रेशन जो उनका हुआ होगा, जब उन्होंने बिल्डर से या जिससे भी लिया हो, तो उसमें तो उस जमीन का पर्टिकुलर्स होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जमीन का सर्वे करवाने जा रही है, लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं कि कागज कौन से दिखाने हैं, कौन से कागज नहीं दिखाए तो उनकी जमीन पर संकट आ सकता है, और जो विवादित जमीन है उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे कई सवाल है जो लोगों ने हमसे भी पूछे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिसमें तमाम लोगों के सवाल भी आए हैं। तो अमिताभ दास सर के पास एक बार फिर हम पहुंचे हैं और इनसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस जमीन सर्वे को लेकर आप तक पहुंचा पाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। जी धन्यवाद आपका। सर, लाइव में आपने कई बातें बताई, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ब्रीफ और कर दीजिए। पहले जो जमीन सर्वे बिहार सरकार करवाने जा रही है, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं और कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने जरूरी है, एक छोटी सी डिटेल इसकी बता दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी बताया था ऑनलाइन में आपके साथ जब जुड़ा था, तो वही बता रहा हूँ। देखिए, इससे मुख्य रूप से 2 प्रपत्र भरने हैं, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। ये आपको ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, अंचल कार्यालय से भी मिल सकते हैं, या जहाँ शिविर लगेगा, आपका कैंप लगेगा, वहां से मिल सकते हैं हाथों हाथ, और या फिर ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in। ये बिहार सरकार का जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है उसका वेबसाइट है। यदि उनके पास कंप्यूटर है, जो दर्शक सुन रहे हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो वो किसी साइबर कैफे में जाकर, आजकल छोटे छोटे कस्बों में भी साइबर कैफे हैं, वहां पर जाकर यदि बोलेंगे तो वो निकाल कर आपको डाउनलोड करके आपको दे देगा। 2 प्रपत्र हैं, 2 और 3। प्रपत्र 2 है वो है स्व घोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसमें आप खुद घोषणा कीजिएगा अपनी जमीन के बारे में। और प्रपत्र 3 जो है वो है वंशावली, फैमिली ट्री जिसको कहते हैं, वंशावली। तो यही 2 मुख्य प्रपत्र हैं। प्रपत्र 2 जो है उसके ऊपर में 5-6 बातें आपको भरनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नाम, आपका राजस्व ग्राम एक अलग होता है और ग्राम अलग होता है, इसलिए पता कर लेना राजस्व ग्राम क्या होता है। आप एक थाना नंबर होता है, ये पुलिस थाना नहीं, ये राजस्व विभाग का थाना होता है ना। इसके अलावा एक मौजा होता है, उसके बाद अंचल का नाम, जिला का नाम, ये सब ऊपर में भराएगा। जब नीचे आइएगा तो उसमें आपको 11 कॉलम मिलेंगे। कॉलम जिसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं, जो खाने मिलते हैं उसको आपको भरना है। उसमें जैसे पहला खाना है वो है रैयत का नाम, जिसकी जमीन है। मान लीजिए 4 भाई हैं और चारों में बंटवारा अभी नहीं हुआ है, तो चारों भाइयों के नाम भराएंगे, है ना। रैयत का नाम, फिर रैयत का पता, जो भी उसका राजस्व ग्राम है, मौजा है, अंचल है, पूरा पता। उसके बाद आपको जमीन का विवरण होगा, खाता नंबर होगा। जैसे जितने भी पुराने खतियान होते हैं, मतलब जो आपके जमीन के दस्तावेज होते हैं, उसमें खाता नंबर आता है, खाता नंबर भरना है। एक उसे भरना रहेगा खेसरा नंबर। खेसरा नंबर हुआ प्लॉट नंबर जिसको कहते हैं, वो भी आपके खतियान में रहता है। यदि नहीं है तो आप लोकल राजस्व कर्मचारी है उससे बात कीजिएगा, तो अंचल कार्यालय से देखकर बता देगा। देखिए, अंचल कार्यालय में सबकी कॉपी रहती है। हो सकता है आपका जो खतियान हो वो बाढ़ में दह गया हो, या चूहे ने काट लिया हो, या भुला गया हो, है ना। लेकिन जो मतलब ओरिजिनल खतियान है जो पूरे अंचल का है, उसकी कॉपी अंचल कार्यालय में रहती है, तो वहां से आप खेसरा नंबर ले सकते हैं। फिर उसके बाद एक होता है रकबा। रकबा जो होता है उसका मतलब क्षेत्रफल, एरिया क्या है। और रकबा में मैंने पहले भी बताया था कि रकबा जब भी भरना है वो एकड़ और डिसमिल में भरना है ना। जैसे
बोलचाल में आप सुनिएगा, कोई बोलेगा कि मेरे पास 10 धुर जमीन है, कोई बोलेगा 2 कट्ठा जमीन है, 1 बीघा जमीन है। तो ठीक है, ये सब परंपरा में चली आ रही है, लेकिन इन इकाइयों को सरकार में मान्यता नहीं है। जैसे धुर कैसे होता है, धुर तो देखिए हाथ से नापा जाता है ना, और अलग अलग जगह वो धुर का भी मतलब अलग अलग ही हो जाता है। तो ये सब कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये परंपरा में पहले होता था जब दुनिया इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन अब आपको एकड़ और डिसमिल में ही रकबा भरना है। अगला जो कॉलम आपको मिलेगा वो है चौहद्दी, मतलब आपका जो भी जो जमीन आपकी है उसके उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में क्या क्या है वो आपको चौहद्दी बतानी है, वो एक है। उसके बाद आपको अगला एक रहेगा कि वो लगान देते हैं आप या नहीं देते हैं। कुछ जमीन होती है उस पर लगान नहीं लगता है, लेकिन ज्यादातर जमीनों पर लगान लगता है, सरकार लगान लेती है, इसको मालगुजारी भी कहते हैं। एक कॉलम जो रहता है वो कॉलम रहेगा जमीन की किस्म, किस प्रकार की जमीन है। जैसे आप यदि किसी जमीन पर वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो उसको बासगीत की जमीन कहते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि भूमिहीनों को, गरीबों को सरकार ने बासगीत का पर्चा दिया। उसका मतलब आपको 3 डिसमिल 4 डिसमिल जितनी जमीन दी जा रही है उस पर आप अपना मकान बनाइए, जो बनाइए उसमें आप रहिए, तो उसको बासगीत कहते हैं। एक जमीन होती है उसको भीट की जमीन कहते हैं, एक जमीन होती है धनहर होती है, एक चौर होता है। तो जमीन के कई प्रकार हैं। यदि वो लोग रेगुलरली रैयत लोग यदि रसीद कटा रहे हैं जमाबंदी की, तो उस रसीद का कॉलम देखने पर भी उनको जमीन का प्रकार पता चल जाएगा। उसमें लिखा रहेगा भीट है या धनहर है। उसमें भी कई बार भीट 1, भीट 2, धनहर 1, धनहर 2 ऐसे रहता है। और यदि नहीं तो फिर मैंने कहा जो आपका राजस्व कर्मचारी होगा, लोकल अमीन होगा, कानूनगो होगा, उससे आप पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा। अगला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा जमाबंदी संख्या। जो आपकी रसीद कटती है उसमें आपका एक जमाबंदी नंबर आपको देखने को मिलेगा, वो जमाबंदी संख्या भरिएगा आप, जिस नंबर से जमाबंदी हुई आपकी जमीन की। एक कॉलम रहेगा उसमें रहेगा स्वामित्व का आधार, कि यदि आप कहते हैं कि ये जमीन मेरी है तो उसका आधार क्या है। तो आधार कई प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए हो सकता है वो आपके बाबा की जमीन हो, फिर पिताजी के पास आई हो, फिर आपके पास आई हो, तो आधार हो जाएगा उत्तराधिकार। तो उसमें आपके पास उत्तराधिकार के सबूत के रूप में कोई पुराना खतियान हो सकता है। मान लीजिए दादाजी की जमीन हो तो 1905 का आपके पास खतियान हो सकता है, या कई लोग वसीयत लिखते हैं तो आपके पास वसीयत हो सकती है, तो वो सब आप उसको लगाइएगा। एक आधार हो सकता है आपके स्वामित्व का, जिसको दान पत्र कहते हैं। मान लीजिए आपके नाना जी ने आपको दान दे दी जमीन, 2 बीघा या 4 बीघा अपने नाती को दे दी, तो वो दान पत्र होगा। एक आधार हो सकता है बंदोबस्त, जैसे हमने कहा कि सरकार भूमिहीनों को बासगीत का पर्चा देती है, तो सरकार उस जमीन की बंदोबस्ती आपके नाम पर करती है, वो आधार है। एक आधार बहुत कॉमन होगा, लोग जमीन खरीदते हैं, क्रय करते हैं, तो उसमें आधार हो जाएगा क्रय। उसका सबूत में आप केवाला दिखाइएगा, इसको इंग्लिश में सेल डीड कहते हैं, केवाला। तो ये सब आपको स्वामित्व का आधार होगा, है ना। और इसके आखिर में एक कॉलम रहेगा, वो रहेगा अभियुक्ति यानी रिमार्क्स। अभियुक्ति वाले कॉलम में क्या रहेगा कि इसके अलावा यदि आप चाहें कि कोई खास बात है जो सरकार को जानना जरूरी है, तो वो आप इस कॉलम में देंगे। मान लीजिए उस जमीन को लेके किसी तरह का वाद चल रहा हो कोर्ट में, कोर्ट कचहरी में किसी तरह का मुकदमा चल रहा हो, तो कोशिश कीजिएगा, यदि मुकदमा चल रहा है तो आपको नंबर पता ही होगा, मुकदमा का CWJC कोई नंबर आता है, तो कोर्ट का नाम है ना, किस कोर्ट में चल रहा है और मुकदमे का नंबर उसमें दे देंगे, है ना। तो ये मोटा मोटी 11 जो स्तंभ है ये हो जाएगा। उसके बाद आपको आधार नंबर देना है, क्योंकि जब आधार कार्ड का नंबर। जी, क्योंकि आप रैयत, उसी रैयत ने भरा है, इसको आधार कार्ड से ही साबित होगा ना जी। आपको मोबाइल नंबर, आजकल लगभग सबके पास मोबाइल रहता है, मोबाइल नंबर। यदि ईमेल पता है आपका तो ईमेल वाला। और इसमें ये ध्यान रखना है, ये मैं अभी प्रपत्र 2 की बात कर रहा हूँ, तो प्रपत्र 2 में मान लीजिए आप 2 प्रति में भरते हैं, तो एक प्रति आप तो दीजिएगा जो भी आपके यहाँ है, कर्मचारी या अमीन जो है सरकार का नुमाइंदा, और दूसरी प्रति आप उसे लिखवा के रिसीविंग करवा लीजिएगा। पावती जिसको कहते हैं, मतलब वो लिख देगा 1 प्रति पाया और अपना नाम और दस्तखत कर देगा। तो उससे आपको ये, क्योंकि देखिए अंततः ये जितने भी आंकड़े हो रहे हैं ना, अंततः सरकार इनका कंप्यूटराइजेशन करेगी। सरकार का अंतिम उद्देश्य जो है डिजिटल मैपिंग। तो ये जो एक कागज का टुकड़ा है तो ठीक है, वो तो अभी कच्चा माल है, लेकिन अंत में उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। तो आपके पास ये सबूत रहना चाहिए कि माने डिजिटलाइज किया जाए, उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आपको सबूत रहना चाहिए कि मैंने तो ये लिख कर दिया था।
कोई और दूसरा बदलाव ना करे उसमें। जी, तो इसलिए पावती आपको रख लेना है, पावती पर इंसिस्ट करना है। ये नहीं कि बोला कि नहीं आप हम चलते हैं, वो बात नहीं, पावती आपको रखना है। एक बात, अगला प्रपत्र जो था वो मैंने कहा प्रपत्र 3 है। प्रपत्र 3 जो है वो मेनली वंशावली से संबंधित है। तो वंशावली आपकी क्या है, तो इसमें 2-3 बात है। वंशावली आप तो कहिए कि मेरे तो दादा भी थे, परदादा भी थे, उनके ऊपर भी थे, वो भी थे, उतना पीछे नहीं जाना है। कोशिश कीजिए जहां से सबसे पुरानी रसीद कटी हो वहां से शुरू कीजिए। मान लीजिए आपके दादा के समय से आपकी रसीद है कटी हुई, तो दादा से वंशावली शुरू कीजिए। मान लीजिए परदादा के समय से रसीद कटी हो तो परदादा से शुरू कीजिए। और वंशावली ये है, वंशावली में एक जगह दी गई है प्रपत्र 3 में। मान लीजिए आप बहुत भाई बहन है, इतना घचपच है कि उस जगह में आप नहीं भर सकते हैं, तो आप एक अलग सादा कागज पर भर के उसको अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए वो जगह आपके लिए छोटी पड़ जाए, कुछ कुछ बहुत बड़े परिवार रहते हैं, ये बात ध्यान में रखनी। दूसरी बात मैं बार बार कहता आया हूँ कि बहुत लोग बिहार में खास एक सोच होती है, पुरानी सोच, कि वंश का मतलब बस बेटा होता है ना। लोगों को बोलते भी सुनिएगा कि वंश तो बेटा ही से चलता है, वो बात नहीं है। वंशावली में बेटी का नाम देना भी जरूरी है। यदि आपके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो चारों का नाम देना है, भले ही वो शादीशुदा होके क्यों ना चली गई ससुराल में। इसमें एक डाउट है जो मैं आपसे लूंगी। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जमीन में हमने ज्यादातर देखा है कि कानूनी मान्यता है कि जमीन पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर का हक है, लेकिन ज्यादातर देखते हैं कि बेटी को कोई जमीन नहीं दी जाती, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते हैं परिवार के लोग। लेकिन अब चूंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो जो भी ऑनलाइन में सब नाम डालेंगे, बेटी का भी और बेटा का भी, तो क्या वो अपने आप बेटी के नाम जमीन चढ़ जाएगी, क्या ऐसा होगा, या फिर क्या होगा इसमें? नहीं, अपने आप नहीं चढ़ेगी। हाँ। अपने आप नहीं चढ़ेगी, लेकिन आपको वंशावली में दिखाना है। एक बात मैं इस पर फिर आ रहा हूँ, है ना, अपने आप नहीं चढ़ेगी लेकिन वंशावली में आपको दिखाना है। ये 2005 में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें कहा गया है कि जमीन को मतलब शादीशुदा लड़कियों का भी हक है। ये नहीं कि सिर्फ जो मतलब कुमारी है, जो माता पिता के साथ रहती है, वो नहीं, शादीशुदा का भी हक बराबर हक है। और यदि आप बेटी का नाम छिपाते हैं तो उसको एक तरह से फर्जीवाड़ा माना जाएगा, भविष्य में आप धरा जाइएगा, ठीक है। तो ये वंशावली का नियम है। वंशावली देखिए, उसमें सरकार ने ये कर दिया, सरपंच को अधिकृत किया है। अभी पहले भी था, लेकिन अभी फिर कल परसों एक फ्रेश लेटर निकला है, जो पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी चिट्ठी गई है सारे जिलाधिकारियों को कि सारे सरपंच इसके लिए अधिकृत है। उसमें एक मुझे लगता है 10 रुपया या कितना का एक मतलब शुल्क लगता है, बहुत छोटा सा शुल्क है, उसकी फीस पर ये है। और उसमें सरपंच को भर के देंगे, सरपंच उसको पंचायत कार्यालय के इस पर नोटिस बोर्ड पर लगाएगा थोड़े समय के लिए, 10 दिन 15 दिन जितने दिन के लिए, कि किसी को इस पर आपत्ति तो नहीं है। और उसके बाद सरपंच उसको सत्यापित करके अपने दस्तखत मोहर के साथ दे देगा, है ना। जैसे सर बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाह रही हैं कि मतलब जमीन पर हमें भी हिस्सेदारी मिले, लेकिन माँ बाप या भाई जो भी है इनकार कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं जमीन। अब चूंकि जमीन का सर्वे हो रहा है, उसमें नाम बेटी का भी चढ़ेगा ही, चाहे वो शादीशुदा है या बिना शादीशुदा है। तो क्या वो एक तरह से सबूत के रूप में हो जाएगा, साक्ष्य के रूप में हो जाएगा, और फिर क्या उसी के आधार पर वो जमीन के लिए अपना दावा कर सकती है? बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा। हाँ। यदि प्रपत्र 3 में जो वंशावली है, यदि उसमें आपका किसी लड़की का नाम चढ़ गया, शादीशुदा या गैर शादीशुदा, तो बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा, है ना। वो तो फिर देखिए, ये तो अंततः तो मैंने कहा डिजिटलाइज होगा, कंप्यूटराइज होगा। उसके बाद तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि एक क्लिक पर आप एक क्लिक करके पूरा मतलब सारे भूखंडों को आप देख सकते हैं। जिलावार ऐसा बना दिया जाएगा। अब तो मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि आप जिलावार जाके मतलब अंचलवार करके आप उनके भूखंडों को देख सकते हैं। तो नहीं, वंशावली में जो मान लीजिए गीता कुमारी है, सीता कुमारी है, जो भी है, उसका नाम यदि आता है तो बहुत बड़ा क्लेम हो गया। यदि उसके घर में पॉलिटिक्स होता है और भाई लोग उसको बोलते हैं कि अब तुम शादी करके चली गई तो नहीं मिलेगा, तो वो तो उस आधार पर कोर्ट में चुनौती दे सकती है। जी सर, इसमें अगला सवाल लड़कियों से ही जुड़ा मैं आपसे लूंगी। जैसे कुछ ऐसे सवाल हमारे तमाम दर्शकों ने हमसे पूछे हमारे चैनल पर कि अगर सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है, तो क्या बेटी का भी वंशावली कैसे बनेगा? लोग कंफ्यूज हैं कि मतलब अब माँ बाप हैं, उनके 1 या 2 बेटियां ही हैं, बेटे है ही नहीं, तो कैसे वंशावली बनानी होगी? इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक बेटी है तो एक बेटी का नाम दीजिए। अच्छा। गीता कुमारी है तो गीता कुमारी का नाम दीजिए। 2 बेटियां हैं, गीता कुमारी, रीता कुमारी, तो 2 बेटियों का नाम दीजिए। मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ कि वंश में आपके बच्चे आते हैं, बेटा हो या बेटी हो, कुछ हो,
ऐसा थोड़े है कि बेटा आपको नहीं है और 2 बेटियां हैं तो आप वॉशरूम नहीं भर दीजिएगा, ऐसा नहीं है जी। एक दर्शक हमारे हैं जो बाहर से सवाल करते हैं कि जो वेबसाइट आपने बताई है कि वेबसाइट में ऑनलाइन भी फॉर्म ये सारे भरे जा सकते हैं, जी। लेकिन जो लोग बिहार के इंडिया से बाहर है, विदेश में है, तो वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो खुल नहीं रही है, इसका क्या समाधान हो सकता है? ये तो मंत्री महोदय को देखना है और जो प्रधान सचिव है उनको देखना है, क्योंकि देखिए ये बात तो मुझे भी लोगों ने फोन करके बताया है, दूसरे देशों से भी बताया है, सऊदी अरबिया सबके भी सभी जो बिहार के लोग रहते हैं उन लोगों ने बताया कि वेबसाइट खुल नहीं रहा है। तो अब ये बात तो मैं चैनल के माध्यम से, मैं तो वेबसाइट चला नहीं रहा हूँ, चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि जो विभागीय मंत्री हैं, जो विभाग के प्रधान सचिव हैं, वो देखें, क्योंकि वेबसाइट तो खुलना चाहिए, खुलेगा ही नहीं तो फिर ऑनलाइन का मतलब क्या है? अच्छा सर, इसमें कब से शुरू हो रही है ये सर्वे, कब से शुरू हो रहा है और इसकी अंतिम तारीख क्या है? हो सकता है कि अभी नहीं चल रही हो सकता है 4 दिन बाद चलने लग जाए, तो इसका एक क्या डेडलाइन क्या है ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले? नहीं, शुरू तो हो चुका है 20 अगस्त से ही, मतलब 4-5 दिन पहले से ही, अंतिम तारीख ऐसी नहीं है अभी। और देखिए उसमें क्या है कि अगर आप फिर वही वेबसाइट जो मैंने बताया है ना, उसमें आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जिला में वो किस तारीख से शुरू हो रहा है। अच्छा, वो भी उसमें पता चल जाएगा, जिस आप जिला का नाम डालिएगा तो पता चल जाएगा। ऐसे ये पता कराना, जो लोग गांव में रहते हैं अपना अंचल कार्यालय से पता कर सकते हैं, उनको बता दिया जाएगा। देखिए डेडलाइन इसलिए, ऐसे तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए जुलाई 2025 उन्होंने डेडलाइन दिया है, 2025 के जुलाई तक, यानी 11 महीने में सबका डिजिटल मैपिंग हो जाना चाहिए। लेकिन जितनी मेरी समझ है कि जितना बड़ा ये एक्सरसाइज है, 45,000 के आसपास गांव है बिहार में, कोई ऐसा नहीं कि एक गांव का काम है, 45,000 गांव है और विवादित है ज्यादातर, मतलब बहुत सारे भूखंड विवादित है। वो तो देखिएगा जैसे जैसे ये सर्वेक्षण बढ़ेगा कितनी सारी समस्याएं आएंगी, जो प्रैक्टिकल समस्याएं रहती हैं, कहीं मारपीट होगी, कहीं अमीन पिटाएगा, कहीं ये होगा, कहीं मतलब इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आने लगेगी। आसान काम नहीं है। तो मुझे तो लगता है क्योंकि ये जब हो जाएगा सर्वेक्षण तो उसके बाद एक और समय आएगा जिसमें आपको आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार। मान लीजिए आपकी जमीन पर किसी और ने भी फॉर्म भर दिया है और अधिकार दावा कर दिया कि वो मेरी जमीन है, तब आपको आपत्ति दिखानी पड़ेगी। आपत्तियों का भी वो भी समय दिया जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत लंबा चौड़ा एक्सरसाइज है ये, मुझे नहीं लगता है 11 महीने में होगा, इसको कई बार बढ़ाना पड़ेगा। जी बोलिए। एक और सवाल है मेरा, जैसे जमीन का सर्वे हो रहा है तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरह की जमीन का सर्वे है, जो खेती बाड़ी की जमीन है उसका सर्वे है या व्यावसायिक जमीन है उसका सर्वे है, जैसे घर है किसी का ये उसका सर्वे है, तो पर्टिकुलर ये किस तरह की जमीनों का सर्वे है या सब तरह की जमीनों का सर्वे है? सभी प्रकार के जमीनों का सर्वे है। मैंने आपको पता है ना, प्रपत्र 2 में एक कॉलम है जिसमें जमीन की किस्म है, तो उसमें सभी प्रकार की जमीन आती है। सब मैंने कहा ना, रेजिडेंशियल है तो बासगीत का है, यदि चौर है, भीट है, जितनी भी प्रकार की जमीन है। और पहले चरण में ये ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, दूसरे चरण में ये शहरी क्षेत्रों में होगा। अच्छा सर, जो अपार्टमेंट वाले लोग, अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो जो अपार्टमेंट लेकर रहते हैं उनका क्या इसमें रहेगा, मतलब उनको किस तरह से फिल करना होगा, क्योंकि वो जमीन में तो कैसे कंसीडर होगा, अपार्टमेंट का नंबर भरना होगा, क्या भरना होगा? मुझे लगता है यदि बिल्डिंग अपार्टमेंट बना हुआ है तो वो जब रजिस्ट्रेशन जो उनका हुआ होगा, जब उन्होंने बिल्डर से या जिससे भी लिया हो, तो उसमें तो उस जमीन का पर्टिकुलर्स होगा, तो उसको देख के वो भर सकते हैं। एक और सवाल है, गांव से जुड़ा सवाल है, जो जमीन खेती बाड़ी की जमीन होती है, इसमें लिखा है अड्डा काट कर दूसरे की जमीन को अपनी जमीन में मिला लेते हैं, इसका समाधान कैसे होगा? मेड़ जिसको बोलते हैं, हाँ, उसको मतलब शुद्ध हिंदी में मेड़ कहते हैं। खैर बिहार में बहुत ये सब क्षेत्रीय शब्द भी चलता है, उसी को शब्द अड्डा लिखा है। तो ये तो देखिए विशुद्ध, मतलब आप इसको रंगदारी कह लीजिए, दबंगई कह लीजिए। तो इसका समाधान तो कम से कम मैं उनको कहूंगा कि मारपीट करके नहीं करे, नहीं तो दीवानी मामला को फौजदारी बनाएंगे तो वो भी फंसेंगे और सब लोग फंसेंगे। इसका तो यही है, मतलब सरकार से ही या तो समझाने बुझाने से वो कुछ करें, अंचल कार्यालय में शिकायत के लिए करें, और तब भी नहीं हो तो अदालत एकमात्र रास्ता है। और अब ये तो मैं उनको नहीं कहूंगा कि जिसने अड्डा काटा है उसके साथ मारपीट कर ले। अभियुक्ति कॉलम में बिल्कुल, अभियुक्ति के कॉलम में ऐसा दे सकते हैं कि इसने दबंग ने मेड़ काट के मेरा ऐसे कर लिया, वो भविष्य के लिए एक आधार बन जाएगा। जी। एक दर्शक है रणधीर कुमार, जिन्होंने हमारे से सवाल किया है कि जिसका केवाला चोरी हो गया है या भुला गया है उसका क्या होगा, उसको क्या करना होगा? देखिए केवाला चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो उसका तो आपको नकल निकालनी पड़ेगी। जहां से भी केवाला हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो एक जो उसकी कॉपी रहती है, ऑफिस कॉपी,
वो तो रहेगी ना, तो उसकी आप नकल निकलवाइए। केवाला का कुछ तो आपको याद होगा, साल तो याद होगा ना, यदि कहीं डायरी में कहीं नंबर तो लिखा होगा, कुछ आधार पर आप नकल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको शुल्क लगेगा, आपको नकल मिल जाएगी। एक सवाल शुक्रिया आपको तमाम जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जो सवाल और उनके जवाब हम आप तक लेकर आए हैं, आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोशिश कीजिए कि जो आप अपनी बातें लिखते हैं बड़े स्पष्ट तरीके से लिखिए कि आपका सवाल क्या है। और चूंकि ये मामला काफी दिनों तक चलने वाला है, तो आगे कोशिश करेंगे कि अगर कुछ विवादित मामले हैं तो उनके जवाब कुछ वकीलों से भी लेकर आप तक पहुंच जाए, और अमिताभ दत्त सर से भी आगे कोशिश रहेगी इस मामले में और जानकारी आप तक पहुंचा पाए। नमस्कार।